Hello, dear bankers. Welcome to EduTap. I hope you all are doing wonderful. So आज हम IE एंड IFS डीप डाइव के इस सेशन में कवर करने वाले हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ योर माइक्रो इकोनॉमिक्स दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई। कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड तो हमने बहुत अच्छे से पढ़ा, जिसमें कि हमने लॉ ऑफ डिमांड को समझा। हमने ये समझा कि कौन से वो फैक्टर्स हैं जो कि डिमांड को इफेक्ट करते हैं बहुत मेजरली। बट आज हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई की, जो कि अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और ये आपको फर्दर इक्विलिब्रियम समझने में बहुत मदद करेगा, तो इसे ध्यान से देखना। सो डीप डाइव फॉर द पीपल वॉचिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, लेट मी टेल यू कि ये सीरीज हम लेकर आए हैं ताकि हम एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को बहुत ही बढ़िया तरीके से इन डेप्थ में समझें, जितना बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं, और साथ में उनसे रिलेटेड केस स्टडीज, न्यूमेरिकल्स या जिस भी तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं उन्हें प्रैक्टिस करें। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं उनके बारे में होने वाली है। तो एवरी सैटरडे ये जो वीडियो है आपके सामने आएगी, तो इसे ज़रूर फॉलो करिए। इट विल हेल्प यू अलॉट विद योर एग्जाम्स। इस तरह के क्वेश्चंस जो बड़े बड़े हमने लास्ट एग्जाम में देखे, उन्हें केटर करने में ये सीरीज बहुत मदद करेगी। फुल पेजेस के केस स्टडीज है ना, मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चंस, इन सभी तरीके के क्वेश्चंस को हम टारगेट करेंगे। साथ ही मैं आपको बता दूं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हमेशा देखते रहना, रिवाइज करना, उन्हें प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है अगर आप ट्रेंड समझना चाह रहे हो एग्जाम का। तो एक डॉक्यूमेंट है जो हमने आपके लिए प्रिपेयर किया है, जिसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो है वो मिल जाएंगे, जो कि आपकी प्रैक्टिस के लिए, एक स्ट्रैटेजिक प्रिपरेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन एंड इट इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, तो इसे एक बार चेकआउट आप ज़रूर करिए। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड अंडरस्टैंड कि सप्लाई होता क्या है। देखो, हमने डिमांड पढ़ा, और डिमांड में हमने ये पढ़ा कि एक कंज्यूमर जब विलिंग होता है कोई चीज़ खरीदने की, ठीक है, जब उसकी इच्छा होती है कुछ खरीदने की, और वो केपेबल भी होता है कुछ खरीदने के, ही इज ऑल्सो केपेबल, सो देर इज केपेबिलिटी एंड देर इज विलिंगनेस। जब ये दो चीज़ें होती हैं तब हम बोलते हैं कि हाँ भाई, किसी चीज़ की डिमांड जो है वो अब जनरेट हुई। सिमिलरली सप्लाई के केस में जब प्रोड्यूसर्स विलिंग होते हैं कोई चीज़ बनाने के, और साथ में वो केपेबल भी होते हैं उस गुड या सर्विस को प्रोड्यूस करने के, देन वी से कि हाँ भाई, अब एक पर्टिकुलर प्राइस लेवल पर सप्लाई जनरेट हो रही है, क्वांटिटी सप्लाइड जनरेट हो रही है। तो सप्लाई refers to the quantity of a good and service, या or service that the producers are willing and able to provide to the market at various price levels during a certain period of time. So this is called supply. डेफिनेशन समझ आ गई। अब ये भी समझ लेते हैं कि सप्लाई को जब हम प्राइस के साथ पढ़ते हैं तो क्या होता है। देखो, मुझे एक बात बताओ, आप और मैं, हम दोनों प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। हम क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? हम चॉकलेट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। मैं डार्क चॉकलेट प्रोड्यूस कर रही हूँ, आप वो वाइट वाली मिल्क चॉकलेट प्रोड्यूस कर रहे हो, ठीक है, मिल्की बार। अब आपने देखा कि लोग हेल्थ कॉन्शियस बहुत हो रहे हैं। पहले हम दोनों 10-10 रुपए की चॉकलेट्स जो हैं, सेम साइज सेम पैकेजिंग, मतलब जो क्वांटिटी वाइज हम प्रोड्यूस कर रहे थे, लेकिन आपने देखा कि भाई लोग हेल्थ कॉन्शियस हैं, इसकी डिमांड बहुत बढ़ रही है, और इसीलिए इसका जो प्राइस है वो 15 रुपए हो गया है। मुझे प्लीज़ बताओ, जब आपकी चॉकलेट की डिमांड ही नहीं है, क्या आप अट्रैक्ट नहीं होगे मेरे वाली चॉकलेट प्रोड्यूस करने के लिए? क्या आपके दिमाग में नहीं आएगा कि यार मैं भी डार्क चॉकलेट प्रोड्यूस करता हूँ, इतना अच्छा प्रॉफिट मार्जिन है ना? तो इस केस में जैसे ही प्राइस किसी चीज का बढ़ा, जो क्वांटिटी सप्लाइड है वो भी बढ़ गई, बिकॉज सप्लायर्स गॉट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स दैट प्रोडक्ट। और यही चीज अगर आप मान लो वाइट चॉकलेट प्रोड्यूस कर रहे हो, और डार्क चॉकलेट मैं प्रोड्यूस कर रही हूँ, हम 10-10 रुपए की ही प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन ड्यू टू सम रीजन मार्केट में ये अफवाह फैल गई कि यार डार्क चॉकलेट इज नॉट हेल्दी, मिल्क चॉकलेट इज हेल्दी, है ना, या लेट्स से ड्यू टू एनी रीजन, एक्स वाई जी रीजन, मेरे उसका प्राइस जो है वो कम हो गया, चॉकलेट्स का प्राइस जो है वो कम हो गया, या आपकी चॉकलेट का प्राइस कम हो गया, तो आप क्या करोगे? आप कुछ और प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दोगे, क्योंकि प्रॉफिट मार्जिन आपके कम हो जाएंगे। तो सिंपल जो समझने की बात यहाँ पर है वो ये है कि प्राइस जब भी किसी चीज़ का इंक्रीज होता है, तो जो सप्लायर्स हैं वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, इंक्रीजिंग द ओवरऑल क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ द प्रोडक्ट। यही अगर प्राइस किसी चीज़ का कम होता है तो सप्लाई भी कम हो जाती है, क्योंकि लोग या जो प्रोड्यूसर्स हैं वो उससे हटने लग जाते हैं कि यार यहाँ पे तो प्रॉफिट ही नहीं है, मार्जिन ही नहीं है, हम नहीं बनाएंगे। सो दिस इज वाई, बिकॉज देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप। अब यहाँ पर क्या है, प्राइस बढ़ रहा है, सप्लाई भी बढ़ रही है, प्राइस गिर रहा है तो सप्लाई भी गिर रही है, तो ऐसे केस में पॉजिटिव रिलेशन है। और जब भी पॉजिटिव रिलेशन क्या होता है तो क्या होता है, एक अपवर्ड स्लोपिंग स्लोपिंग ग्राफ मेरे पास आ जाता है, ठीक है।
डिमांड में कैसा था, ऐसा, तो सप्लाई में कैसा होगा, ऐसा, अपवर्ड स्लोपिंग। ठीक है जी। तो ये अपवर्ड स्लोपिंग ग्राफ मेरे पास आ गया। दिस इज कॉल्ड सप्लाई कर्व। सप्लाई कर्व क्या है? इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी या क्वांटिटी उसकी जो प्रोड्यूसर्स आर विलिंग टू सप्लाई। अपवर्ड स्लोपिंग ये रहेगा और डायरेक्ट और पॉजिटिव रिलेशन ये दर्शाएगा। वैसे अगर एक एक पॉइंट्स को आप यहाँ पर किसी भी सप्लाई ग्राफ के या सप्लाई के पॉइंट्स अगर आप प्लेस करोगे ग्राफ पे, तो इस तरह का कर्व आपको मिलेगा। लेकिन कभी कभी ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन में हम स्ट्रेट लाइन से भी उसको दर्शा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई आपके इसमें आंसर गलत नहीं होगा। ठीक है। तो अगर तो इंडिविजुअली इसके बारे में सवाल है, मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चन, या विजुअली आपको, वैसे तो आते नहीं ऐसे बट यू नेवर नो, है ना, तो आपको पता होना चाहिए कि इस तरह का कर्व बनता है। लेकिन अगर इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है या और कोई क्वेश्चन है जिसमें कि आपको बस रेफरेंस लेना है सप्लाई कर्व का, तो सीधा डंडा बना दो। ठीक है। सिमिलरली डिमांड ग्राफ के लिए भी स्ट्रेट लाइन बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। सो सप्लाई शेड्यूल एंड मार्केट सप्लाई शेड्यूल। सो व्हाट इज सप्लाई शेड्यूल? देखो, ये जो हमने अभी बात करी ना कि चॉकलेट्स की, उसको देखते हैं। 500 रुपए का चॉकलेट का डब्बा मैं बेच रही थी, 10 डब्बे में बेच रही थी। यही जैसे जैसे मैंने देखा कि यार डिमांड इतनी नहीं है, प्राइस चीज़ों का बहुत कम जा रहा है, तो मैं कहीं ना कहीं उसकी जो सप्लाई है बॉक्सेस की वो कम करने लग गई, यानी कि मैं प्रोड्यूस कम करने लग गई। क्यों करने लगी? क्योंकि भाई फायदा ही नहीं है, वेस्ट ही होगा सामान। अगर अभी भी मैं 10 डब्बे बना के रख लूंगी तो मेरे 3 डब्बे तो वेस्ट होंगे ना, फायदा ही नहीं है, वो सामान वेस्ट हो जाएगा। तो जैसे जैसे प्राइस नीचे गिर रहा है, क्वांटिटी सप्लाइड भी नीचे गिर रही है। और ये मैंने न्यूमेरिकली लिखकर आपको बता दिया, टेबल के हिसाब से बता दिया। तो इस टेबुलर रिप्रेजेंटेशन को हम बोलेंगे सप्लाई शेड्यूल। तो सप्लाई शेड्यूल क्या है? जो मैंने ग्राफ के जरिए बात बता दी, वो मैंने टेबल के जरिए जब बताई तो वो सप्लाई शेड्यूल हो गया। ये सप्लाई ग्राफ था। यही जब मैं मार्केट की सारी सप्लाईज को ऐड कर देती हूँ और फिर टेबल में रिप्रेजेंट कर देती हूँ, दैट इज कॉल्ड मार्केट सप्लाई शेड्यूल। यहाँ पर अगेन देखने की बात क्या है कि शेड्यूल्स के केसेस में और ग्राफ के केसेस में हम किसका रिलेशन देख रहे हैं? हम सप्लाई का रिलेशन देख रहे हैं। किसके साथ? सप्लीमेंट गुड्स के साथ नहीं, हम देख रहे हैं ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी के साथ। एक प्रोडक्ट का खुद का प्राइस जब ऊपर या नीचे जाता है तो उसकी सप्लाई कैसे इंपैक्ट होती है, प्रोड्यूसर्स कैसे उसे ज्यादा मात्रा में या कम मात्रा में प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि सप्लाई को इफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। ठीक है। मैं चॉकलेट बना रही हूँ, लेकिन मुझे एक बात बताओ, मेरे कोको फार्म्स में से जो कोकोआ तोड़ के लाते होंगे और उसको रोस्ट करते होंगे, उसके लिए मुझे लेबर लगता होगा। चॉकलेट जहाँ पर उगती है, कोको जहाँ पर उगता है, कोकाओ बोलते हैं बेसिकली उसे, वो बीन सा होता है। तो वो जहाँ पर उगता है वो लैंड पे उगता होगा, उस लैंड की कीमत, है ना, या उसका रेंट अगर मैं पे कर रही हूँ तो। मटेरियल, रॉ मटेरियल कुछ लगता होगा, चीनी वगैरह फाइनल चॉकलेट प्रोड्यूस करने में, प्रोसेसिंग होती होगी। तो ये सारा कुछ क्या है? ये मेरे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। अगर लेबर्स जो हैं, है ना, उन्होंने बोल दिया कि नहीं हम इतने रुपए पे तो काम ही नहीं करेंगे, लेट्स से चॉकलेट का प्राइस है 100 रुपए एक यूनिट पे, मैं यूनिट कॉस्ट बता रही हूँ आपको, 100 रुपए का एक चॉकलेट का डब्बा है, और उसमें लेबर को मैं देती थी 20 रुपए, लेकिन लेबर ने अब बोला कि नहीं भाई हम 50 रुपए से कम में काम ही नहीं करेंगे। तो मुझे बताओ ओवरऑल ये कॉस्ट बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ेगी? बिल्कुल बढ़ेगी। जब ये बढ़ेगी तो सप्लाई इम्पैक्ट होगी या नहीं होगी? बिल्कुल होगी। ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ इनपुट की वजह से सप्लाई इफेक्ट होती है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, मेरी मशीनरी मैंने मॉडिफाई कर दी, पहले जहां मैं 1000 यूनिट बना पा रही थी, अब मैं 5000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर पा रही हूँ विद सेम कॉस्ट, है ना, लेकिन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो गई तो मेरी प्रोडक्शन बढ़ गई। रिलेटेड गुड्स, अगेन जो हमने एग्जांपल अभी डिस्कस किया, डार्क चॉकलेट एंड मिल्क चॉकलेट वाला। मिल्क चॉकलेट का प्राइस खुद से बढ़ा ही नहीं, खुद से कम हुआ ही नहीं, लेकिन जस्ट बिकॉज डार्क चॉकलेट का प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज कर गया, उस वजह से प्रोड्यूसर जो है वो स्विच कर गए। कहने की बात यह है, एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। आप मिल्क चॉकलेट बेच रहे हो, मैं डार्क चॉकलेट बेच रही हूँ। ठीक है। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं आपकी, आप मेन हो। ठीक है। आपके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो आप 10 रुपए में बेच रहे थे, आपने तो प्राइस ना बढ़ाया ना घटाया, लेकिन मेरी जो डार्क चॉकलेट है जो 10 रुपए की थी, उसका प्राइस बहुत ज्यादा कम हो गया क्योंकि लोगों ने पसंद करनी बंद कर दी। ठीक है। लोगों ने सिर्फ 5 रुपए देने मंजूर किए उसके लिए। ऐसे में क्या होगा, जो मैं हूं, मैं भी आपकी वाली चॉकलेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाऊंगी एज अ प्रोड्यूसर, क्योंकि यहाँ पर तो मेरे प्रॉफिट मार्जिन ही फुलफिल नहीं होंगे। सो व्हाट विल आई डू? आई विल ऑल्सो स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मिल्क चॉकलेट। एज अ रिजल्ट मिल्क चॉकलेट की प्रोडक्शन ओवरऑल
बढ़ जाएगी इकोनॉमी में। ठीक है जी, बहुत ईजी सा है ये। तो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स ऑब्वियसली इम्पैक्ट्स। फिर आ गया जी गवर्नमेंट पॉलिसीज। गवर्नमेंट ने बोल दिया कि नहीं, मिनिमम लेबर जो आपने देनी है वो 50 रुपए है। लेबर ने खुद से डिसाइड नहीं किया, गवर्नमेंट ने डिसाइड कर लिया। जो फैक्ट्री आप प्रोड्यूस करते हो उससे धुआं निकलता है, गवर्नमेंट ने बोला नहीं, ये ऐसे नहीं चलेगा, इन्वायरमेंट कोई डिग्रेड कर रहा है, दूसरी मशीन लगाओ। अब ये मशीन की रिप्लेसमेंट का खर्चा है ना। या अगर आप अपनी प्रोसेस को चेंज कर रहे हो, क्लाइमेट में कोई चेंज आ रहा है, इनोवेशन आपने कोई कर दी, तो ये सारी की सारे फैक्टर्स कहीं ना कहीं क्वांटिटी सप्लाइड को इम्पैक्ट करते हैं। जब भी इन फैक्टर्स की अदर देन ओन प्राइस, देखो आपके खुद का प्राइस नहीं बढ़ा या कम हुआ था ना, लेकिन बाकी फैक्टर्स में जब भी चेंज होता है, उसकी वजह से जो भी इंक्रीज या डिक्रीज आता है, उस वो हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ग्राफ में। और उस केस में अगर तो अच्छा इंक्रीज है, सप्लाई बढ़ी है, गवर्नमेंट ने ऐसी पॉलिसी निकाल दी कि लेट्स से कि फ्री में आपको सब्सिडी दे दी कि बहुत अच्छी बेनिफिशियल चॉकलेट आप बना रहे हो तो उसके रॉ मटेरियल पे सब्सिडी ले लो आप। उस केस में क्या होगा, उस केस में जो प्रोडक्शन है वो अदर फैक्टर्स की वजह से बढ़ जाएगी। ठीक है, यही अगर कोई अनफेवरेबल चेंज है किसी फैक्टर में तो वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा आपका सप्लाई कर्व। ठीक है, तो ये सेम डिमांड वाला कॉन्सेप्ट है। अगर यहाँ पर आपको कहीं पर भी लग रहा है कि आपको समझ नहीं आ रहा है राइट लेफ्ट शिफ्ट का क्या मतलब है, वॉच द डिमांड वाला लेक्चर, इससे पहले वाला लेक्चर। ठीक है, आई थिंक लॉ ऑफ डिमांड या उससे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड जो भी है, उसे देखो, आपको समझ ही आ जाएगा कि हम ये बात क्या कर रहे हैं। अगर आपने वो नहीं देखा तो एक बार जाकर देख लो, अगर देखा है तो आई एम श्योर कि इसमें आपको कोई दिक्कत आ ही नहीं रही होगी। राइट, सो व्हेन द सप्लाई कर्व शिफ्ट्स, it means that at the same price level producers are willing to change the levels of quantity supplied। ठीक है, प्राइस लेवल में चेंज नहीं है ओवरऑल, लेकिन सप्लाई में चेंज है। अच्छा, एक और चीज बताओ, ये अगर ओन प्राइस में चेंज हो तो क्या होगा, ओन प्राइस में इंक्रीज हो गया है ना, तो ये ऊपर की तरफ एक्सपैंड हो जाएगा। यही अगर ओन प्राइस में फॉल है तो ये ग्राफ के ऊपर ही पॉइंट्स जो है वो नीचे की तरफ चले जाएंगे। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई हो जाएगा। तो आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। ठीक है, अगर तो सप्लाई का पूरा राइटवर्ड लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रहा है, मतलब अदर फैक्टर्स की वजह से हो रहा है, खुद के प्राइस में चेंज की वजह से सप्लाई ग्राफ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट या एक्सपैंड करता है। So which among the following statement is not correct with respect to supply graph? अपवर्ड स्लोपिंग है, ये तो बिल्कुल सही बात है। डायरेक्ट रिलेशनशिप दिखाता है, बिल्कुल सही है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाउ इनपुट प्राइस अफेक्ट द सप्लाई ऑफ गुड, यस। इट इज नॉट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इनपुट प्राइसेस। इनपुट प्राइस क्या है, ये अदर फैक्टर है, तो ये कहीं ना कहीं ओन प्राइस को दर्शाता है, ओन प्राइस को दर्शाता है। ठीक है जी, सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। Which among the following does not affect the quantity supplied of a good other than its own price? तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से फर्क पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। क्लाइमेट चेंज हो जाए, पड़ता है। पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट से पड़ता है, पड़ सकता है। इनकम ऑफ बायर से पड़ता है, बिल्कुल नहीं पड़ता। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट विल बी इनकम ऑफ बायर्स, बिकॉज वो डिमांड को इम्पैक्ट करती है, आपकी जो सप्लाई है उसको इम्पैक्ट नहीं करती है। अब आ गई जी हमारी केस स्टडी। एबीसी मोटर्स जो है, इट इज अ कंपनी मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रिकल स्कूटर्स इन इंडिया। द सप्लाई ऑफ स्कूटर्स डिपेंड मेनली ऑन द ओन प्राइस ऑफ स्कूटर्स, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टेक्नोलॉजी एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज। तो 60,000 रुपए पर स्कूटर जो है हम उस प्राइस पर बेच रहे थे 5,000 यूनिट। ठीक है, 60,000 जो है हम बेच रहे थे 5,000 यूनिट्स। ठीक है जी, व्हेन द प्राइस इंक्रीज्ड, जब 70,000 का प्राइस हुआ तो क्वांटिटी सप्लाई भी इंक्रीज हो गई है ना, पॉजिटिव रिलेशन इस्टेब्लिश हो गया, सही बात है। लेटर द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड स्ट्रिक्टर इन्वायरमेंटल नॉर्म्स फोर्सिंग द मैन्युफैक्चरर्स टू अडॉप्ट अ क्लीनर बट कॉस्टलियर टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो अब गवर्नमेंट ने नॉर्म्स लेकर आ गए कि भाई थोड़ी और अच्छी टेक्नोलॉजी का यूज करो, जिसकी वजह से आपकी टेक्नोलॉजी थोड़ी महंगी हो जाएगी। As a result, the cost of production increased. At the same time, ABC Motors also adopted a new automated assembly process that reduced the labor requirements. अब यहाँ पर ना एक चीज समझो, टेक्नोलॉजी की वजह से तो प्राइस बढ़ा है ना, इनपुट का। इनपुट जो अलग अलग डलते हैं प्रोसेसेस में, इनपुट में क्या डलता है, लेबर, लैंड, टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी का प्राइस तो बढ़ा, लेकिन इस टेक्नोलॉजी की वजह से जो लेबर की रिक्वायरमेंट थी वो कम हो गई। तो कहीं ना कहीं सेम प्राइस लेवल्स आपके रह गए, यानी कि प्राइस में तो कोई चेंज नहीं है, अदर फैक्टर्स में चेंज आया है। तो अब आपने एक क्वेश्चन आंसर करना है।
With reference to the above case study, consider the following statements. Increase in quantity supplied from ये 5,000 to 7,000 represents extension of supply. तो ये जो इंक्रीज है 5,000 से 7,000 का, क्या ये एक्सटेंशन को दर्शाता है? जी हाँ, ये बिल्कुल दर्शाता है। अगर मैं सप्लाई ग्राफ बनाऊं तो इसमें ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो दिस इज करेक्ट। The introduction of stricter environment norms by the government causes a shift in the supply curve. Yes, जब गवर्नमेंट नॉर्म्स में चेंज आया, क्योंकि अदर फैक्टर में चेंज था और इसने कहीं ना कहीं जो स्ट्रिक्ट होने की वजह से अनफेवरेबल सप्लाई, क्योंकि अडाप्ट जब कोई स्ट्रिक्ट चेंज आता है तो अडाप्ट करने में टाइम लगता है, तो जो ग्राफ है वो शिफ्ट होगा ऑन द लेफ्टवर्ड बिकॉज इट इज एन अनफेवरेबल चेंज। अडॉप्शन ऑफ ऑटोमेटेड टेक्नोलॉजी रिड्यूसेस इनपुट रिक्वायरमेंट लीड्स टू इंक्रीज इन सप्लाई। बिल्कुल सही बात है। तो जब इनपुट की कॉस्ट इन्होंने चेंज सॉरी टेक्नोलॉजी जो है ऑटोमेट करी, तो जो उनकी इनपुट रिक्वायरमेंट थी यानी कि लेबर की रिक्वायरमेंट थी वो कम हो गई। लेबर रिक्वायरमेंट कम होने की वजह से सप्लाई इंक्रीज करी, क्योंकि अब वो काम मशीनों से हो रहा है। तो अभी भी अगेन जो कर्व है वो राइट वर्ड शिफ्ट कर जाएगा। तो हर एक स्टेप में अलग 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 चेंज जो है यहाँ पर दर्शाया जा रहा है। सबको एक में ही कंपाइल कर कर एक आंसर ढूंढने की कोशिश मत करना, ठीक है? कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि व्हेन यू रीड द क्वेश्चन आपको समझ आएगा कि अल्टीमेट इफेक्ट इज ऑलमोस्ट निल, ठीक है? इसीलिए यहाँ पर स्टेप वाइज आपसे पूछा गया है। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट है। एनी चेंज इन द क्वांटिटी सप्लाइड ड्यू टू ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी रिजल्ट्स इन शिफ्ट, ये तो बिल्कुल गलत बात है, ये तो हमें पता ही है ना? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी, दैट इज 1, 2 एंड 3। So that is all for today's session, guys. But if you are looking for any course that can help you to prepare for the JAB May 2026 exam, let me tell you, EduTap is offering a few courses जो कि आपकी बहुत मदद कर सकते हैं इस जर्नी में. So the first one is live crash course, जिसमें कि live classes के थ्रू सब कुछ आपका क्लियर करवाया जाएगा. Then you have master course, जिसमें कि आपको recorded sessions दिए जाएंगे, आप अपनी कन्वीनियंस पे देख सकते हो, और कॉन्सेप्ट नोट्स दिए जाएंगे रिवीजन के लिए, एंड लाइव क्लासेस एग्जाम से पहले दी जाएंगी रिवीजन के लिए। इसके अलावा इन दोनों ही कोर्सेज में ये सारा कुछ अवेलेबल होगा जो कि प्रैक्टिस में आपकी बहुत मदद करेगा। PYQs, मॉक टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, चैप्टर वाइज, है ना? और कोई भी आपको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ब्रोशर का इस्तेमाल आप कर सकते हो। प्रैक्टिस के लिए भी आपके पास यहाँ पर कोर्सेज अवेलेबल हैं, टेस्ट सीरीज। तो ब्रोशर देखो, डिटेल में समझो कि कौन सा कोर्स क्या ऑफर कर रहा है, और इस कूपन कोड का इस्तेमाल कर कर आप डिस्काउंट जो है वो अवेल कर सकते हो। सो दैट इज ऑल फॉर टुडेज सेशन, गाइस। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।